बच्चों आज का अपना टॉपिक है बॉडी फ्लूइड इन सर्कुलेशन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्डियक साइकिल। यही इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अभी इसको अपन सिंपल कर देंगे 2 मिनट में। तो कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। मतलब एक हार्ट बीट में होने वाले जितने भी सीक्वेंस है इवेंट्स के, जो सब कुछ एक हार्ट बीट के अंदर हो रहा है वो कार्डियक साइकिल में अपन स्टडी करते हैं। तो अपन इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सीक्वेंस भी बोल सकते हैं या फिर सीरीज ऑफ इवेंट्स भी बोल सकते हैं अपन। सीरीज ऑफ इवेंट्स that occur during one heart beat। तो ये तो बेसिक मीनिंग हो गया कार्डियक साइकिल। अब इसके अंदर इसकी ड्यूरेशन देखेंगे कि ये कितने देर के लिए होती है। तो इसकी ड्यूरेशन क्या होती है बच्चों? अपन कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ड्यूरेशन इसके अपन देखेंगे 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड कैसे है कि अपना हार्ट एक मिनट में लगभग एवरेज 72 to 75 टाइम्स धड़कता है। तो अपन इसी को ऐसे निकालते हैं। कैसे? 60/72 जब अपन करेंगे तो अपनी वैल्यू आ जाती है 0.8। तो इससे अपना कार्डियक साइकिल का टाइम आ जाता है कितना? 0.8 सेकेंड। तो अपन ने देखा कार्डियक साइकिल क्या होती है, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है। अब इस कार्डियक साइकिल के अंदर अपन 2 शब्दों का बार बार यूज करते हैं। कौन कौन से वो 2 वर्ड्स हैं? एक है सिस्टोल और एक है डायस्टोल। तो ये कंपेयर होती है 2 वर्ड से। सबसे मेन जो अपने को बार बार यूज करने हैं, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। अब सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, इसको अपने को याद रखना है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, मतलब एट रेस्ट। जब कोई एक्टिविटी ना हो रही हो हार्ट में, उस फेज को बोलते हैं डायस्टोल। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन पे जाए, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। तो अब हार्ट के अपने को पता है, एट्रियम्स हैं, वेंट्रिकल्स हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब कब सिस्टोल पे जाते हैं वो, कब डायस्टोल पे जाते हैं, ये अपन अभी ओवरव्यू ले रहे हैं कि कौन कितनी देर के लिए जाता है। फिर अपन इसके बाद देखेंगे डिटेल में कि उनके अंदर कब कितनी देर के लिए सिस्टोल होता है, कब डायस्टोल होता है। अभी ये सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है ताकि अपने दिमाग में एक बन जाए इमेज की क्या होती है कार्डियक साइकिल। तो अपन सिस्टोल में देखेंगे तो जो एट्रियम होता है, एट्रियम, उसके अंदर 0.1 सेकंड के लिए होता है सिस्टोल। तो अपने को ये बात एक और चीज याद रखनी है कि जब भी एट्रियम में सिस्टोल हो रहा होगा 0.1 सेकंड के लिए, तो जो अपनी कार्डियक साइकिल है 0.8 सेकंड की है। तो रेस्ट 0.7 सेकंड के लिए क्या हो रहा होगा? डायस्टोल। तो अपन क्या डाल देंगे यहाँ पर? एट्रियम में 0.7 सेकंड के लिए डायस्टोल हो रहा होगा। और वैसे ही अपन अगर वेंट्रिकल्स की बात करें, तो वेंट्रिकल्स में अपन को याद रखना ये टाइम ये होता है 0.3 सेकंड के लिए। तो वेंट्रिकल्स में अगर 0.3 सेकंड के लिए सिस्टोल हो रहा है, तो कॉमन सेंस अपने को क्या लगाना है? तो 0.5 सेकंड के लिए क्या हो रहा होगा? डायस्टोल। तो ये तो हो गई कार्डियक साइकिल की टाइमिंग। तो अपन ने क्या देखा? ओवरव्यू ऑफ द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या है, उसका टाइम ड्यूरेशन है 0.8 सेकंड। वो कैसे आया कि 60 सेकंड में हार्ट अपना 72 बार धड़कता है, तो उस हिसाब से अपनी कार्डियक साइकिल का टाइम आ गया। अब उसके अंदर 2 फेनोमेना है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब एट रेस्ट। अब एट्रिया कब जाता है सिस्टोल पे, वेंट्रिकल कब जाता है? एट्रिया में 0.1 सेकंड के लिए होता है सिस्टोल, और वेंट्रिकल्स में 0.3 सेकंड के लिए होता है सिस्टोल। अब अपन समझते हैं कि ये किस तरीके से होता है। सिंपली इसको याद करने का एक तरीका, कैसे याद रखेंगे? अपने को 2 सर्कल बना लेने, 2 सर्कल बना लेंगे। छोटा वाला सर्कल अपने को डिनोट कर देना है एट्रिया के लिए। किसके लिए डिनोट कर देना है? एट्रिया के लिए। बड़ा वाला सर्कल अपने को डिनोट कर देना है वेंट्रिकल्स के लिए। और ये जो 8 लाइनें हैं, ये हर एक डब्बा 0.1 सेकंड को डिनोट करता है। जैसे यहाँ पर 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.4 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.6, 0.7, 0.8। तो अपन कैसे याद रखेंगे इसको? अपन ने देखा था कि एट्रियम में कितनी देर के लिए सिस्टोल हो रहा था? 0.1 सेकंड के लिए। तो अपन यहाँ पर कर देंगे और पता चल जाएगा अपने को कि ये है एट्रियल सिस्टोल ओनली फॉर 0.1 सेकंड। और जो रेस्ट 7 बॉक्सेस है वो शो करेंगे अपने को डायस्टोल। वैसे ही वेंट्रिकल्स में था 0.3 सेकंड,
तो ये है वेंट्रिकल्स, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो ये 3 सेकेंड है वेंट्रिकल सिस्टोल के, और जो बचे हुए 5 सेकेंड हो गए वो है वेंट्रिकल डायस्टोल के, मतलब एट रेस्ट। और अब अपने मन में सवाल आता है कि सर ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या है? तो इसको एनसीईआरटी नाम देती है और इसका एक्चुअल नाम भी यही है, जॉइंट डायस्टोल। तो ये है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल मतलब जब एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों ही रेस्ट पे हैं, जहाँ पर कोई एक्टिविटी ना हो रहा हो, दोनों रिलैक्स पे हैं, सिंपल कोई एक्टिविटी ना हो रही है हर्ट में, तो इसको बोलेंगे अपन जॉइंट डायस्टोल। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? इसको अपन नाम देंगे जॉइंट डायस्टोल, और इसका टाइम पीरियड अपने को बच्चों याद रखना है 0.4 सेकेंड। तो ये तो हो गया कार्डियक साइकिल का ओवरव्यू। अपन ने देख ली डेफिनेशंस, इसका टाइम कितना होता है, जॉइंट डायस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, ये सब का ओवरव्यू। अब ये कैसे होता है इसको हम समझेंगे हर्ट के डायग्राम से, ठीक है। अभी तक हमने देखा था बच्चों क्या सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल क्या होता है। अब हम देखेंगे डिटेल में कि कार्डियक साइकिल कहाँ से कैसे शुरू होती है, क्या उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होती है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कार्डियक साइकिल शुरू होती है जॉइंट डायस्टोल से। फर्स्ट फेनोमेनन जो अपना केस 1 है वो है जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल में हमने क्या सीखा था कि द टाइम एट व्हिच बोथ एट्रियम्स एंड वेंट्रिकल्स आर इन रिलैक्स स्टेट। तो इस टाइम पे क्या होता है बच्चों, ये क्या है वेना केवा। वेना केवा ये है पल्मोनरी वेन। तो वेना केवा में आ रहा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपनी बॉडी से, DO2 ब्लड, और पल्मोनरी वेन में आ रहा होता है O2 ब्लड लंग्स से। ये ब्लड आ रहा होता है अपना यहाँ से लंग्स से, और ये ब्लड आ रहा होता है बॉडी से। तो यहाँ पर इनकी फीलिंग हो रही होती है इस टाइम पे, और इस टाइम पे क्या होते हैं जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं, ये है ट्राइकस्पिड और ये है बाइकस्पिड। तो ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन। तो अपने को ये बात याद रखनी है कि एट द टाइम ऑफ जॉइंट डायस्टोल बोथ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन। यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो एट्रियम में भर रहा है, और यहाँ से ब्लड आ जा रहा है वेंट्रिकल्स में। कहाँ आ जा रहा है? वेंट्रिकल्स में। और ये जो फीलिंग है एट द टाइम ऑफ जॉइंट डायस्टोल, ये कंप्लीटली पैसिव फीलिंग है। जो डायरेक्टली ब्लड यहाँ पर फील कर रहा है वो डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में जा रहा है, और ये फीलिंग है 70%, ओनली 70%। तो एनसीईआरटी इस बात को एम्फसाइज करती है कि जो ब्लड ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल फील हो रहा है वो पैसिवली फील हो रहा है, और ये 70% फीलिंग है। उसके बाद अपना अगला फेज आएगा जहाँ पर रेस्ट 30% फीलिंग होगी। तो इस फेज में अपन ने क्या क्या देखा कि ब्लड डायरेक्टली आ रहा है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन है, और ब्लड आ रहा है तो क्या ये नीचे क्या है, ये है एओर्टा और ये है पल्मोनरी आर्टरी। तो इनमें भी तो वॉल्व्स होने जरूरी है। अगर ब्लड आया और डायरेक्ट नीचे चला गया तो यहाँ पर फिलिंग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर होते हैं सेमील्यूनर वॉल्व्स, यहाँ पर होते हैं सेमील्यूनर वॉल्व्स जो कि इस टाइम पे क्लोज है। तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स तो ओपन है, लेकिन सेमील्यूनर वॉल्व, और यहाँ वाले को अपन एओर्टिक वॉल्व भी बोल सकते हैं, तो बोल देंगे एओर्टिक वॉल्व आर क्लोज्ड। इनका क्लोज होना जरूरी है। अगर ये क्लोज नहीं हो तो ब्लड चला जाएगा, तो यहाँ प्रेशर में क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ब्लड फिल हो चुका है 70%, 70% फिल हो चुका है। तो ये था जॉइंट डायस्टोल। अब अपन आते हैं नेक्स्ट फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल, एट्रियल सिस्टोल। मीनिंग अपने को क्लियर है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। कौन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? एट्रियम्स। एट्रियम्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसी क्या पावर इनके पास कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? तो इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। लोकेशन भी याद रखनी है अपने को, स्टेटमेंट में आ सकती है। इसका नाम है एसए नोड। एसए नोड जो मेडअप होता है कार्डियक मसल फाइबर से, और इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये क्या करता है, इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रिदमिसिटी की, जो कि इसका मतलब है कि ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। तो बिना किसी स्टिमुलस के एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है हार्ट में एवरी 0.8 सेकेंड में। तो ये जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो कॉन्ट्रैक्शन आता है एट्रियम्स के अंदर।
ये जनरेट करता है एक्शन पोजीशन और ट्रांसफर करता है टू एवी नोड जो कि प्रेजेंट होता है लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। इसकी पोजीशन है लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, इसकी पोजीशन है राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ऐसे नोड, ये पोजीशन अपने को याद रखनी है। ये है एवी नोड, यहाँ लिख देंगे अपन एवी नोड। ये है ऐसे नोड, ये है एवी नोड। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई, सिग्नल आया एवी नोड में, एवी नोड से जाता है वो बंडल ऑफ हिस में, इसको बोलेंगे बंडल ऑफ हिस। फिर वहां से थ्रू लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच, ये है लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये है राइट बंडल ब्रांच, चला जाता है वेंट्रिकल्स में और वेंट्रिकल से चला जाता है ये पर्किंजे फाइबर्स में। तो ये अपना पूरा स्टिमुलस का पाथ है कि स्टिमुलस कैसे मूव करता है। जनरेट होता है ऐसे नोड में, मूव करता है एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से पर्किंजे फाइबर्स में। अब ऐसे नोड से एट्रियम्स में कैसे जाता है? थ्रू इंटरनोडल फाइबर्स। यहाँ पर होते हैं इंटरनोडल फाइबर, और जो इंटरनोडल फाइबर लेफ्ट एट्रियम में जाता है उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है जो कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड है, अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका नाम होता है बैकमैन बंडल। अपन जस्ट याद नहीं रखेंगे, बस नाम जान लेंगे। जो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से इस इंटरनोडल फाइबर को बोलते हैं बैकमैन बंडल। ये करवाता है कॉन्ट्रैक्शन इन द एट्रियम। जैसे ही ऐसे नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वैसे ही साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होता है बोथ द एट्रियम्स में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन अगर अपन हायर लेवल्स के हिसाब से देखें तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है साइमल्टेनियस नहीं होता है। लेकिन बच्चों अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो अपने एनसीईआरटी को याद रखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन साइमल्टेनियस होता है। लेकिन अगर एक्चुअल में जाने राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट देन लेफ्ट एट्रियम, पहले होता है राइट एट्रियम के अंदर फिर होता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेकिन अपने को याद रखना है साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, तो इसके अंदर हो गया कॉन्ट्रैक्शन। अब जो बचा हुआ ब्लड था तो अपन ने देखा था 70% तो यहाँ फिल हो गया था। अब यहाँ पर हो जाएगी वेंट्रिकल्स की 100% फिलिंग। कितनी फिलिंग? 100%। तो 70% यहाँ हो गई थी और यहाँ पर हो जाती है बची हुई 30% और टोटल हो जाता है 100%। तो एट द टाइम ऑफ एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकल्स हो जाते हैं फिल। और इस टाइम पे अपन ने देखा था वॉल्स के लोकेशन बारे में, तो यहाँ पर भी वॉल ओपन रहेंगे, तो यहाँ पर भी ट्राई एंड bicuspid walls are open। वेंट्रिकल भर चुके हैं पूरे 100% बाय ब्लड। और जो ये बॉल है अपन ने देखे थे सेमिलुनर बॉल, दे आर स्टिल क्लोज, क्योंकि ये खुले रहेंगे तो फिर वापस से ब्लड निकल जाएगा। तो ड्यूरिंग दिस टाइम दे आर आल्सो क्लोज। तो सेमिलुनर वॉल्स are closed and ventricles are 100% filled। 100% filled। यहाँ पर कितने फिल थे? 70%। तो ये हो गया अपना एट्रियल सिस्टोल। इसमें अपन ने क्या देखा? एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आता है वाया एसे नोड, एसे नोड जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल जो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन लेके आता है। जो बाकी का ब्लड होता है 30% वो वेंट्रिकल्स में फिल हो जाता है बाय ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स, और वो वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो जाता है और ये दोनों वॉल्स क्लोज होते हैं। तो ये पोजीशन होती है ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। और अपन को एक चीज और जान लेनी है कि ये वॉल्स कैसे ओपन होते हैं। तो इनके बारे में जानना अपने को इतनी सी बात है कि जब एट्रियम में ब्लड भर जाता है तो ब्लड भरने की वजह से जो भार क्रिएट होता है उस भार की वजह से ओपन हो जाते हैं और ब्लड को ले आते हैं वेंट्रिकल्स में। इतनी सी बात अपने को यहाँ याद रखनी है एट्रियल सिस्टोल के अंदर। ठीक है बच्चों, आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहाँ तक अपन ने देखा था कि ब्लड 100% फुल हो चुका है, एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो ये रिलैक्स पे थे, मतलब जब यहाँ सिस्टोल था तो यहाँ डायस्टोल था। अब बारी आती है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वेंट्रिकल्स। कैसे करेंगे? अपन ने देखा था कि ऐसे नोड से जो सिग्नल आया था वो एवी नोड में आया, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में आया। अब यहाँ पर पर्किंजे फाइबर जो के अंदर सिग्नल आता है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं वेंट्रिकल्स को। अब जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही क्लोज हो जाते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। क्या होता है? जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें तो क्या क्लोज हो गए? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर क्लोज। तो क्यों क्लोज हुए? ब्लड भर गया, अब कॉन्ट्रैक्शन लगाना है,
कॉन्ट्रैक्शन चाहिए ताकि ब्लड पूरी बॉडी में जा सके। अगर ये दोनों ओपन रहेंगे तो ब्लड वापस राइट एट्रियम में चल जाएगा। टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रियम्स यू नीड टू क्लोज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। तो जैसे ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है एट द प्रेशर ऑफ 2 to 3 mmHg ये क्लोज हो जाते हैं। अब बारी आती है कि ब्लड बॉडी में कैसे जाए, ब्लड यहाँ से लंग्स में कैसे जाए। तो ये है एओर्टा, ये है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से ब्लड जाता है लंग्स में, यहाँ से ब्लड जाता है बॉडी में। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, अपन ने आधे टाइम देखा था कितनी देर के लिए होता है 0.3 सेकेंड, और जो एट्रियल सिस्टोल था उसका टाइम अपन ने देखा 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड गया लंग्स में, यहाँ से ब्लड गया एओर्टा में। लेकिन अपन ने यहाँ क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, यहाँ तो वॉल हुआ करते थे जो बंद हुआ करते थे, तो ब्लड जा कैसे रहा है। तो जब वेंट्रिकल्स में सिस्टोल आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो प्रेशर इतना राइज हो जाता है कि वो इन वॉल्स को ओपन होने पे मजबूर कर देता है। तो यहाँ पर वॉल्स ओपन हो जाते हैं ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो अपन क्या लिखेंगे, सेमी ल्यूनर वॉल्स आर ओपन, ये ओपन हो गए। अब एनसीईआरटी यहाँ पर प्रेशर की बात मेंशन नहीं करती है, लेकिन अपन बताता हूँ मैं आपको प्रेशर कितना होता है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। जैसे ही वेंट्रिकल्स में सिस्टोल आता है तो ये तो ओपन हो जाते हैं 2 to 3 mmHg पर, सॉरी ओपन नहीं क्लोज हो जाते हैं, ओपन तो पहले से ही थे। तो जैसे ही सिस्टोल आया एट 2 to 3 mg ये हो गए क्लोज। अब प्रेशर बढ़ रहा है 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg। अब जैसे ही प्रेशर पहुंचा 80 mmHg, 80 mmHg, तो वहां पर कौन से वॉल्व ओपन हो जाएंगे, एओर्टिक वॉल्व्स। ब्लड कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी में। इस तरीके से फर्स्ट इवेंट कंप्लीट होता है। और जब ये वॉल्व क्लोज हुए तो अपने को साउंड आएगा यहाँ पर, इसे मार्कर से लिखिए, कौन सा साउंड आएगा यहाँ पर, लब। दिस इज द फर्स्ट हर्ट साउंड, दैट इज लब। कैसे आता है, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हुए। क्लोज होने पे क्यों, जनरल लाइफ से एग्जांपल, गेट खोलने पे जितनी आवाज नहीं आती जितनी गेट बंद होने पे आती है। तो जब गेट बंद हुए तो उसकी आवाज है फर्स्ट हर्ट साउंड, वो है लब। तो अपन ने देख लिया कि अपना फर्स्ट हर्ट साउंड क्या है, लब। ठीक है, तो समरी क्या हो गई वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, ब्लड भर गया 100%। अब ब्लड भर गया तो उसको बॉडी में पहुंचाना था, राइट वेंट्रिकल्स को लंग्स में पहुंचाना था, लेफ्ट वेंट्रिकल को बॉडी में पहुंचाना था। तो कॉन्ट्रैक्शन कराया गया, तो कॉन्ट्रैक्शन होने से ब्लड प्रेशर से फ्लो किया, तो 80 mmHg पे आने पे यहाँ प्रेशर बढ़ने पे वॉल्स ओपन हो गए। वॉल्स ओपन हो गए तो ब्लड बॉडी में चला गया, ब्लड लंग्स में चला गया। तो ये था अपना वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसके अपन ने अंदर फर्स्ट हर्ट साउंड को भी सुना जो था लब। और प्रेशर अपन को याद रखने की जरूरत नहीं, ये बियॉन्ड एनसीईआरटी है। 80 mmHg पे खुल जाते हैं सेमिल्यूनर वॉल्स। तो ये अपन ने एक चीज देख ली, जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है। तो अब लेकिन अभी तक सिर्फ फर्स्ट हर्ट साउंड सुनाई दिया गया लब, लेकिन अपन को तो याद है कि हर्ट साउंड 2 होते हैं। तो दूसरा कैसे आया, दूसरा कब आया। तो अब क्या होता है, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो होता है 0.3 सेकंड के लिए। अब सिस्टोल खत्म हो गया, अब सिस्टोल खत्म होता है तो वापस यहाँ पर ऊपर आता है, यहाँ का सिस्टोल खत्म होगा तो यहाँ पर आएगा सिस्टोल, और यहाँ पर आ जाएगा डायस्टोल, जो कि होता है 0.5 सेकंड के लिए। अब जैसे ही प्रेशर घटने लगा, इसका प्रेशर मैक्सिमम पहुंचता है 120 mmHg तक। ये होता है मैक्सिमम प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल्स। अब प्रेशर घट रहा है एट 100 mmHg। जैसे ही प्रेशर आया 100 mmHg, तो क्या होगा, एओर्टा में बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगा। मतलब जब ब्लड ऊपर गया प्रेशर से, लेकिन अब प्रेशर कम हो रहा है, तो जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगा ना, वो करा देगा क्लोज, वापस एओर्टिक वॉल्व को क्लोज करवा देगा। 800 mmHg, क्या लिखेंगे अपन, 800 mmHg, aortic walls are closed। तो अपन ने क्या देखा, ड्यू टू द बैक फ्लो ऑफ ब्लड एट 100 mmHg, the aortic walls are closed, and इसकी वजह से ही आता है अपना सेकंड हर्ट साउंड, दैट इज कॉल्ड एज डब। क्या बोलते हैं उसको, डब।
ये है अपना फर्स्ट हर्ट साउंड, ये है अपना सेकंड हर्ट साउंड। तो फर्स्ट हर्ट साउंड आया था ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स, एंड सेकंड हर्ट साउंड आया ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एओर्टिक वॉल्स। और क्यों, कैसे आया, क्लोज कैसे हुए, ड्यू टू द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। एओर्टिक वॉल्व क्लोज किस वजह से होते हैं, ड्यू टू द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो अपन ने देख लिया कार्डियक साइकिल में क्या होता है, हार्ट साउंड्स कैसे आते हैं, प्रेशर कैसे होता है। तो ये था डिटेल ऑफ कार्डियक साइकिल। अब इसके अंदर दो कंसेप्ट आते हैं, एक होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन और एक होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब उसको अपन जानेंगे क्या होता है। अपन समझते हैं दो टर्मिनोलॉजी क्या है वो। आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन क्या होता है। अभी तक अपन ने देख लिया कार्डियक साइकिल के इवेंट्स। आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन क्या होता है। तो आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा अपन देखेंगे आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। तो बच्चों नाम में अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो ये किस टाइम हो रहा होगा, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नाम में अगर रिलैक्सेशन है तो कब हो रहा होगा, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये होता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये कब होता है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब ये होते क्या है, जब अपन ने देखा था वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा था तो क्या था, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, मतलब वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ रहा था। प्रेशर बढ़ते ही क्या हुआ था, मान लो प्रेशर जीरो है, प्रेशर जीरो है, जीरो से गया 2 to 3 mmHg। तो 2 to 3 mmHg पे हमने क्या देखा था कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज हो गए थे। तो यहाँ पर क्या हो गया था, ट्राई बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज। ठीक है, फिर क्या हुआ था, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, 10, 15, 20, तो कहां तक पहुंच गया, 80 mmHg पे। ठीक है बच्चों, और 80 mmHg पे हमने क्या देखा था कि कौन से वॉल्व्स खुल गए थे, कौन से वॉल्व खुल गए थे यहाँ पर, एओर्टिक वॉल्व्स, एओर्टिक वॉल्व्स ओपन। तो अपन ने क्या देखा, यहाँ पर ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज है और टिल 80 mmHg तक भी एओर्टिक वॉल्व क्लोज है। तो इस टाइम पे वेंट्रिकल्स के अंदर वॉल्यूम में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब जो ब्लड भरा हुआ है वेंट्रिकल्स के अंदर वो वैसे का वैसे ही भरा है, ना ऊपर जा पा रहा है ना एओर्टा में जा पा रहा है, क्योंकि ऊपर ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज है और एओर्टिक वॉल्व भी क्लोज है। इस पीरियड को यहां से लेकर यहां तक के इस पीरियड को अपन ने क्या नाम दिया, आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। देखो कितना सिंपल है, समझ आ गया होगा कि वो टाइम पीरियड जब वेंट्रिकल्स के वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए, और वो टाइम पीरियड कब है, जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो, जब एओर्टिक वॉल्व क्लोज हो। तो वेंट्रिकल्स के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, एओर्टिक वॉल्व सेमिनोड वॉल्व क्लोज हो, तो वो वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा उस टाइम पे, और उसी टाइम पीरियड को हमने नाम दे दिया है आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल। और इसी टाइम पे अपने को यहाँ पर साउंड भी देखा था अपन ने, जो फर्स्ट साउंड था लब सुनाई दिया गया है। तो ये तो था बच्चों आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन क्या होता है, जस्ट सेम टू सेम है, कोई अलग चीज नहीं है। ये ड्यूरिंग डायस्टोल होता है। अब क्या हुआ, प्रेशर 80 mmHg नहीं, इसका जो मैक्सिमम जाता है ये जाता है 120, कहां पर जाता है 120 mmHg तक। अब क्या होता है 120 mmHg पहुंच गया और वहां से प्रेशर डिक्लाइन होना स्टार्ट करता है। तो प्रेशर डिक्लाइन हुआ, 120 पहुंचा, वहां से डिक्लाइन हुआ आया 100 पे, 100 mmHg पर। अपन ने देखा था 100 mmHg पे कौन से वॉल्व्स क्लोज हो जा रहे थे, एओर्टिक वॉल्व्स। तो जब प्रेशर डिक्लाइन हुआ तो ड्यू टू द बैक फ्लो ऑफ ब्लड एओर्टिक वॉल्व्स आर क्लोज्ड, एओर्टिक वॉल्व्स क्लोज है। और इस टाइम पीरियड को अपन बोलते हैं प्रोटोडायस्टोल। क्या बोलते हैं,
प्रोटोडायस्टोल। तो जब 120 से प्रेशर डिक्लाइन होते होते 100 mmHg पे आया, 100 mmHg पे क्या हुआ, ब्लड का बैक फ्लो होना स्टार्ट हुआ, और ब्लड बैक फ्लो हुआ एओर्टा में, तो उसने सेमिल्यूनर वॉल्स को, एओर्टिक वॉल्स को क्लोज कर दिया, और एओर्टिक वॉल्स क्लोज हो गए, और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्स तो क्लोज थे ही। प्रेशर डिक्लाइन होता है, यहाँ से 90 जाता है, यहाँ से 80 जाता है, 60, 40, ऐसे करते करते पूरा 0 तक जाता है प्रेशर। और यहाँ पे तक क्या है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज है, ट्राई बाइकस्पिड क्लोज। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन चल रहा है वेंट्रिकल्स का, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। तो इस दौरान क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक क्या वेंट्रिकल्स के वॉल्यूम में कोई चेंज आया, कैसे चेंज आएगा, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। इसी को क्या नाम दे दिया गया, आइसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। तो उस टाइम पे अपने को कौन सा हर्ट सुनाई दिया गया था, फर्स्ट हर्ट साउंड, जो कि है लव। ये सुनाई देता है ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पर सुनाई देगा अपने को सेकंड हर्ट साउंड, जो कि है डब, ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। सिंपल, ये दोनों टॉपिक अपने खत्म, इतना सही था। तो हमने देख लिया कार्डियक साइकिल क्या होती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, डायस्टोल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, सब देख लिया। अब आते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज पर, जिसको अपन बोलेंगे कार्डियोडायनेमिक्स। जो एनसीईआरटी में मेंशन से टर्मिनोलॉजीज वो देखेंगे, तो अपन पढ़ेंगे कार्डियो डायनेमिक्स, जिसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे कि पहली आती है, पहली आएगी ईडीबी। अब ईडीबी क्या होता है, दिस कॉल्ड एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स आफ्टर द एंड ऑफ डायस्टोल। मतलब एट्रियम से जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो लास्ट 30% फिलिंग हो गई वेंट्रिकल्स की, अब वेंट्रिकल्स 100% फुल हो चुके हैं, अब वो जो 100% फिलिंग है वो डायस्टोल के टाइम पे फिलिंग है, उसी को क्या नाम दिया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड present in ventricles at the end of diastole is called as EDB। समझ आया, मतलब कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में भर चुका है, सिंपल। अब इसका अमाउंट क्या होता है, इसका अमाउंट आता है अप्रोक्सीमेटली 120 to 130 ml। कितना आता है, 120 to 130 ml। तो ये अपना पहला टर्मिनोलॉजी थी, वो है ईडी। दूसरी आती है अब एसवी। अब एसवी मतलब होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड इनटू द एओर्टा ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या मतलब होता है इसका, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड इनटू द एओर्टा ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये था कितना ब्लड भर गया। अब भरने के बाद अपन ने देखा था कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस कॉन्ट्रैक्शन को अपन ने नाम दिया था वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन से जितना ब्लड एओर्टा में चला गया और एओर्टा से पूरी बॉडी में चला गया, उसी को क्या नाम दे दिया गया, स्ट्रोक वॉल्यूम। इसकी वैल्यू आती है अराउंड 70 ml। 120 ml ब्लड भरा, कॉन्ट्रैक्शन से 70 ml चला गया एओर्टा के अंदर। अगली टर्मिनोलॉजी आएगी वो है ESV। इसका मतलब है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या मतलब है इसका, एंड सिस्टोलिक
वॉल्यूम मतलब amount of blood left in the ventricles at the end of ventricular systole मतलब सिस्टोल होने के बाद 70 ml ब्लड चला गया। अब कितना बचा उसको कैसे निकालेंगे? EDV माइनस SV मतलब 120 माइनस 70, इसकी वैल्यू आती है अराउंड 50 ml। अरे 50 ml ब्लड बचा रहना चाहिए वेंट्रिकल्स के अंदर। इसका क्या सिग्निफिकेंस है बचे रहना? बचा क्यों? पूरा भेज देते, पूरा नहीं भेजा। पूरा क्यों नहीं भेजा? टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, ताकि वेंट्रिकल्स कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए हमेशा वेंट्रिकल्स में थोड़ा ब्लड बचा रहता है, पूरा नहीं जाता है। पूरा आता है 120 ml, जाता है 70 ml, बचे जाता है 50 ml टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो ये थे अपने कार्डियोडायनामिक्स की टर्मिनोलॉजी से। एक लास्ट टर्म आता है कार्डियक साइकिल के अंदर, वो होता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है वो अपन समझेंगे। कार्डियक आउटपुट, इसको निकालने का क्या तरीका है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी आई थी अपने पास? स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी थी? 70। हार्ट रेट अपने को याद है, एवरेज 72 टू 75। अपन 72 या 75 कुछ भी ले सकते हैं, अपन 72 मान लेते हैं। इसकी वैल्यू आती है अराउंड 5 लीटर पर मिनट। तो इससे हमको क्या जानने को मिला कि हर मिनट अपनी बॉडी में 5 लीटर ब्लड सर्कुलेट करता है। तो 1 मिनट में अपनी बॉडी में 5 लीटर ब्लड सर्कुलेट करता है, ये अपनी बॉडी का होता है कार्डियक आउटपुट। इसको अपन निकालते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करके। इसकी वैल्यू होती है 5 लीटर पर मिनट। क्या कार्डियक आउटपुट सबका सेम होता है? एनसीईआरटी इस बात का जिक्र करती है कि जो एथलीट्स होते हैं उनका कार्डियक आउटपुट नॉर्मल इंसान से ज्यादा होता है। तो क्या कार्डियक आउटपुट को अपन मैनेज कर सकते हैं? हाँ, अगर अपन अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, अपन हेल्दी पर्सन है या एथलीट्स हैं जो अपन नॉर्मल इंसान से ज्यादा वर्क करते हैं, तो जो ज्यादा वर्क करते हैं, ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, उनका हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो जिनका हार्ट ज्यादा काम करेगा तो उनकी हार्ट रेट ज्यादा होगी। भले ही स्ट्रोक वॉल्यूम अपन सेम लेके चले, लेकिन जो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा एक्टिविटी शो करेंगे, उनकी हार्ट रेट ज्यादा होगी, और जिनकी हार्ट रेट ज्यादा होगी उनका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा। तो एनसीईआरटी इस बात को मेंशन करती है कि जो एथलीट्स होते हैं उनका कार्डियक आउटपुट नॉर्मल इंसान से थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये था ऑल अबाउट कार्डियक साइकिल। इस पर अपन ने सब देख लिया है जो भी एनसीईआरटी में मेंशन था। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।